आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 में कैसी क्या क्या बातें हैं, ऐसा क्यों कहा गया था कि एक राज्य का एक ही भाषा होना चाहिए। उससे पहले पूरा थोड़ा सा लोग आर्टिकल 3, 4 देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि फैजल अली आयोग ने ऐसा क्या टिप्पणी की थी जिसकी वजह से एक राज्य एक भाषा वाला कंसेप्ट नहीं अपनाया गया भारत में, तो उसको देखते हैं। चलो, तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 जो कि मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पहली बात, इसमें 4 बातें हैं। पहली बात तो ये है इसमें कि राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वही राज्य जो भारत के अंदर पहले से ही शामिल है। तो आप कह सकते हैं किसी भी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, समझते जाना। क्षेत्र को अगर संसद चाह ले, अब संसद कौन होता है, तो संसद समझिएगा, संसद के अंदर 3 लोग आते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, वैसे राज्य में भी होता है। ठीक है, तो ये पहले यहां समझते हैं किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में क्या कर सकती है, वो बढ़ा भी सकती है और उसे घटा भी सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। मैं बार बार बोलूं, आर्टिकल 3 के अंदर ये बात लिखी है कि संसद अगर चाह ले तो किसी राज्य के क्षेत्र में क्या कर सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र को घटा भी सकती है, और किसी सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन करना संसद चाह ले तो ये भी कर सकती है। और सबसे अहम बात जो हमारा लास्ट है, वो नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, वो चाह ले तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन हालांकि मैं बार बार बोला हूं, आर्टिकल 3 हो चाहे आर्टिकल 2 हो, अगर आप चाहते हो कि संसद उसमें प्रक्रिया करे या कोई चेंजेस लाए, तो कहीं ना कहीं उसको बिल पास करना होता है, और बिल इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करना होता है। तो किस बहुमत से पास होना चाहिए, तो मैं पहले बता चुका हूँ, साधारण बहुमत। ठीक है, चलो, साधारण बहुमत से बिल पास करना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब साधारण बहुमत से पास तो कर लिया गया, लेकिन एक बात बताओ, जिस राज्य में आप परिवर्तन कर रहे हो उस राज्य में भी किसी से सलाह लेने की जरूरत होती है क्या? तो आप यहां आराम से बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है एक बार उस राज्य के विधानमंडल से जरूर एक बार पूछना चाहती है, भैया किसी भी राज्य में अगर आप परिवर्तन करने जा रहे हो क्षेत्र को लेकर या उसके नाम को परिवर्तन करने जा रहे हो, सिंपल सा 2 बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे। पहला एक ये, जैसे मान लो कोई एक राज्य पहले से है, उसके साथ दूसरे राज्य को आप मिलाना चाहते हो, एक कारण तो ये, या एक राज्य खुद ही इतना संपूर्ण इतना बड़ा है कि उसके आप उसे 2 हिस्से करना चाह रहे हो। ये सब आंतरिक विभाजन की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर के राज्यों की बात कर रहा हूँ। भारत के बाहर किसी बुला के अंदर राज्य नहीं बनाना चाह रहे हैं। भारत में कुछ राज्य होते हैं, जैसे मान लो बहुत यूपी बहुत बड़ा राज्य है, जो 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो ये इसी आर्टिकल 3 के तहत अलग किया गया। लेकिन जब तक उस राज्य की क्या प्रेसिडेंट को या संसद को क्या ये मंजूरी लेनी होती है क्या कि जिस राज्य में आप परिवर्तन कर रहे हो उस राज्य के विधानमंडल से भी लेना पड़ता है? तो नहीं, प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है। आप सुनिएगा, विधानमंडल क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे सांसद में 3 लोग आते हैं, केंद्र का होता है, वैसे विधानमंडल में भी 3 लोग आते हैं। पहला तो आता है विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर लास्ट हमारा आता है गवर्नर। तो ये 3 यहाँ पे भी आते हैं। तो विधानमंडल में क्या इन सब से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है क्या? तो प्रेसिडेंट कहता है जरूरी नहीं है, बस विधानमंडल के पास एक बात रखी जाती है कि आप कहा कि राज्य में ये चीज परिवर्तन किए जा रहे हैं, आप सहमत हो कि नहीं हो। अगर वो सहमत हो और चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी संसद क्या कर सकती है, उस बिल को पास करके राज्यसभा लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो विधानमंडल के बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें वो चेंजेस ला सकती है, उसमें वो चेंजेस क्या कर सकती है, ला सकती है। लेकिन बस यही हुआ कि जब आप राज्य का गठन कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक बात आती है कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए। उससे पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसकी बातें आप समझिएगा। आर्टिकल 2 जो बोल रहा था वो बोल रहा था नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नाम में, क्षेत्र में
या उनके सीमाओं में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत आप परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन उससे भी मेन बात यह है कि इन दोनों आर्टिकल में जो भी बिल पास किया जाएगा, जो भी बिल आप पास करना चाहते हो वो आपको साधारण बहुमत से करना होगा। तो कहने वाली ये बात आई, ये तो पहले से ही पता है कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो भी बिल पास होंगे साधारण बहुमत से पास होंगे, ना कि आर्टिकल 368 लगाकर विशेष बहुमत से पास होंगे। ठीक है, अब विशेष बहुमत क्या होता है मैं वीडियो बना चुका हूं, उस पर आप जाके देख सकते हैं, साधारण बहुमत ही बता चुका हूं। ठीक है, तो आप देख के आओगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो विशेष बहुमत से पास करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो लिखी हैं वो आर्टिकल 2 और 3 के लिए लिखी गई है। लेकिन ऐसा कहा गया अगर आप फिर भी इस बिल को पास करना चाहते हो साधारण बहुमत से तो आपको आर्टिकल 4 में आना होगा। और आर्टिकल 4 में बात खुली तौर से लिखी है यहाँ पे कि आर्टिकल 2 में जो नियम चाहते हैं आप या आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन चाहते हैं आप, तो आपको साधारण बहुमत से ही पास करना होगा। लेकिन ये बात कहाँ लिखी है? तो आर्टिकल 4। मतलब कहने का सिंपल सा है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन आप चाहते हो, आप चाहते हो कि 2 और 3 आर्टिकल वहाँ सम्मिलित हो, तो आपको आर्टिकल 4 में आके इनको साधारण बहुमत से पास करना होगा, साधारण बहुमत से। इसका मतलब सही मायने में आर्टिकल 2 और 3 की जो व्याख्या का प्रारूप दिया गया है वो सही मायने में कहीं ना कहीं आर्टिकल 4 में दिया गया। तो आर्टिकल 4 खुले तौर पे कहता है कि 2-3 में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो वो साधारण बहुमत से करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर बात ये आती है यहाँ पे कि जब राज्यों का गठन होना चालू हुआ तो उसमें 2 बातें ये निकल कर आई कि राज्यों का जो गठन वो भाषा के आधार पर हो, भाषा मतलब लैंग्वेज के आधार पर या प्रशासनिक के आधार पर। तो ये बहुत उस समय की सबसे पेचीदा केस यही था कि भाई राज्यों का गठन किस केस पर किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का किया जाए या हम उसको प्रशासनिक आधार पर कर सकते। बहुत चिंता वाली बात हुई कि लोगों को हुआ कि राज्य का गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर कि प्रशासनिक आधार पर। तो कई आयोग सामने आई। तो यूपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप उस समझिए वो आयोग कौन कौन से थे जो प्रशासनिक की भी मांग कर रहे थे और कुछ ऐसे आयोग थे जो भाषा के आधारित पर राज्य का गठन करना चाह रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है सबसे पहले आए थे हमारे धैर्य आयोग। तो धैर्य आयोग जून 1946 को इसके दत्त उनका नाम था, वो जो कि अध्यक्ष थे हमारे धैर्य आयोग के। तो उन्होंने क्या कहा कि राज्य का जो बंटवारा है ना वो भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब ये तो चलो सही था कि भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर बाद में दूसरी कमेटी आई जिसको JVP के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी एक कमेटी थी। इन्होंने भी कहा था कि भारत के राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इन्होंने ये बात भी बोल दी। JVP कमेटी जो कि दिसंबर 1948 को बनी थी, वो बनाई तो बहुत पहले जा चुकी। तो इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर ना कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया भी शामिल थे। इन्होंने बोला प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इन्होंने प्रशासनिक की मांग की। उसके बाद फिर बात ये आई यहाँ पे दोबारा कि फिर एक आंध्र प्रदेश गठन। आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। 1953 में तो कहा जाता है पोट्टीश्री रमेल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जिनके अध्यक्ष थे। इन्होंने पहली बार कहा कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब भाषा के आधार पर भारत सरकार जो कि खिलाफ थी, मानने को तैयार नहीं थी, तो ये भाई साहब अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने की वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनके जितने भी कार्यकर्ता के लोग थे वो भगदड़ मचाने लग गए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश यानी मद्रास को आंध्र प्रदेश से पूरी तरीके से अलग करना पड़ा भाषा के आधार पर। तो पहली बार जो मद्रास है
वो कहीं ना कहीं हमारे आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, पूरी तरीके से अलग हो गया। और किस भाषा पर, तो केवल तेलुगु भाषा पर इसको आधारित करके एक नए राज्य का गठन किया गया। तो भारत में पहली बार भारत का एक ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो क्या था, तो आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम पहली बार ऐसा कौन सा राज्य था जो पूरी तरीके से गठित किया गया था भाषा के आधार पर, तो वो आंध्र प्रदेश था, मद्रास से अलग करके। ठीक है, फिर ये बात समझ में आई। फिर फजल अली आयोग आई। फजल अली आयोग इन्होंने क्या किया, तो 1953 में ही इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि भैया एक राज्य एक भाषा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ये काफी बहुत अच्छी बात थी कि किसी भी एक राज्य की स्वयं की एक भाषा पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, वरना अन्यथा अलग राज्य के लोग वहां पे ना व्यापार कर सकेंगे, ना उनसे कोई मेलजोल हो पाएगा, किसी भी प्रकार के कोई समझौते नहीं हो पाएंगे। रीजन क्यों, अगर यूपी में प्योर यूपी लैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी और अदर लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि उस राज्य में वही लोग आ सकते हैं जो उस राज्य की लैंग्वेज बोल सकते हैं। हालांकि आप अभी कर्नाटक जाते हैं, साउथ जाते हैं हम लोग, हमें साउथ लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी हम वहाँ पे सफ़र करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ अपनी बातों को रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाता कि एक राज्य एक ही भाषा, इसका मतलब मुझे कर्नाटक या केरल जाना होता तो वहाँ पर मुझे उनकी भाषा आनी जरूरी होती, अगर नहीं आता तो मुझे वहाँ से भगा सकते हैं। रीजन कि फिर उनके भाषा लायक तो था नहीं मैं। इसका मतलब यही कहा गया फजल अली आयोग जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, उन्होंने यही कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। तो फिर भारत सरकार जो कि संसद थी, संसद ने फिर 1956 में इनकी बात को मान लिया। तो भारत सरकार ने 1956 में बात माना कि एक राज्य एक भाषा का भैया कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने राज्य का कोई भी एक भाषा निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अलग राज्य का बंदा अगर अपनी भाषा में अगर बात रखना चाहे तो रख सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो फजल अली आयोग का ये बड़ा योगदान रहा यहाँ पे कि संसद ने स्वीकृति भी दे दी 1956 में कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं एक अलग सा ही राज्य नजर आएगा और फिर सेकुलरिज्म हमको कहीं दिखेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का हनन होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा जा चुका है कि संपूर्ण भारत में प्रत्येक देशवासियों का समान तरीके से अधिकार किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक भाषा और एक राज्य का सिस्टम जो था, कंसेप्ट था, उन्होंने उस पर क्या लगा ली, पाबंदी। ऐसा नहीं होगा, आप निर्धारित कर लीजिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात ये हुई, फिर पहली बार 1987 में तो गोवा का गठन हुआ, जो कि हमारा 25वां राज्य था, जो हमारा 25वां राज्य गोवा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि 25वां राज्य अगर गोवा हमारा बनाया गया, उसके बाद फिर तुरंत 2000 में, मैं गठन की बात कर रहा हूँ, फिर 26वां, 27वां और 28वां ऐसे 3 राज्य बनाए गए, जिसको हम छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, यानी कि 28वां राज्य हमारा उत्तराखंड था, इसको भी यूपी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग आज भी उत्तराखंड जाते हैं, वो घूम सकते हैं, अपनी भाषा में बातें बोल सकते हैं, ना समझ में अलग बात है, लेकिन एक भाषा एक राज्य वाला कंसेप्ट नहीं है। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया, ऐसे करके टोटल हमारे भारत में आज 29 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल 29 राज्य हैं, जो बंटवारा 2014 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ गई होगी यहाँ पे कि फजल अली आयोग कितना इंपॉर्टेंट था। एक राज्य एक भाषा का कंसेप्ट जो कि बड़ा महत्व देता है, अगर इस कंसेप्ट को संसद नहीं मानती तो कहीं ना कहीं ऐसा होता कि हर राज्य की अपनी स्वयं की एक भाषा होती, उस भाषा के लोग ही वहाँ पे सर्वाइव कर पाते, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, व्यापार अच्छे नहीं होते, संबंध अच्छे नहीं होते, तो हर राज्य में कहीं ना कहीं बगावत और विद्रोह उत्पन्न होता और अपना भारत एक राज्य जो संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य दिखता है, वो कभी भी एकता का, अखंडता का प्रतीक नहीं बन पाता। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने पूरा पढ़ा आर्टिकल 2-3 में क्या बातें कही गई थी, और आर्टिकल 3 क्या होता है, सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के क्षेत्र में घटाना बढ़ाना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, फंडामेंटल राइट जो हमारे सिटीजन है, नागरिकता है, उसको प्रॉपर अच्छे से हम पढ़ेंगे। काफी अच्छा कंसेप्ट है वहाँ पे, 1950 एक्ट जो लगा है, 55 एक्ट, वो सारा अधिनियम पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लोगों तक पहुँचाइए, सबको कंटेंट मिलना चाहिए, मेहनत होती है, आपके लिए होती है, आपके अच्छे भविष्य के लिए होती है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अच्छा लगे पूरा देखिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।